नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 42वें एपिसोड में ओएनजीसी से अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी। आप एक प्राध्यापक, शोधकर्ता, नव प्रवर्तक एवं जो वर्तमान में आईआईटी बॉम्बे से अवैतनिक अवकाश पर हैं। प्रोफेसर सोलंकी जी ने ऊर्जा के संदेश को फैलाने के लिए वर्ष 2019 से ऊर्जा स्वराज यात्रा आरंभ की है, जिसमें 30 देशों को कवर करते हुए दुनिया भर की यात्रा की। साथ ही उन्होंने पहले 3 भारतीय राज्यों में 15,000 से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए 5,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2032 तक 31 साल घर नहीं जाने और सोलर यात्रा बस में ही रहने का संकल्प लिया है। सोलर बस के माध्यम से ऊर्जा स्वराज यात्रा में बस द्वारा देश भर के 28 राज्यों का भ्रमण करते हुए 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने की उम्मीद है। यह यात्रा गंभीर और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर 100% सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर से सम्मानित किया गया है। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडिया टुडे द्वारा प्रोफेसर सोलंकी जी को भारत के सौर पुरुष की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। कुछ लोग उन्हें सौर गांधी भी कहते हैं। प्रोफेसर सोलंकी जी अपने SOULS परियोजना के माध्यम से आईआईटी बॉम्बे में प्रमुख सौर परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। वो 7.5 करोड़ परिवारों को स्वच्छ प्रकाश प्रदान कर चुके हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिनमें $1 लाख का वैश्विक भव्य पुरस्कार, प्रधानमंत्री का नवाचार पुरस्कार, ओएनजीसी द्वारा सौर चूल्हा डिजाइन चुनौती में प्रथम पुरस्कार, 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आई स्केलिंग में उत्कृष्टता, उत्कृष्ट हरित कार्यकर्ता और कई अन्य पुरस्कार शामिल हैं। प्रोफेसर सोलंकी जी ने 7 किताबें लिखी हैं और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 100 से अधिक शोध प्रकाशित किए हैं। उनके पास 4 अमेरिकी पेटेंट भी हैं। श्री चेतन जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की मध्यस्थता करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल व्यास सर को। आप इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख हैं एवं प्रसिद्ध समाजशास्त्री, लेखक एवं कुशल वक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद चेतन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सामने देख करके। मुझे लॉकडाउन के बाद आपका चेहरा मुझे देखने को मिल रहा है और वही हंसता हुआ, वही सरलता, वही सहजता मुझे आपको देखने को मिल रही है। हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे युवा सिद्धार्थ की, जिसमें युवा सिद्धार्थ को अपने घर के अंदर, अपने महल के अंदर उनके पिता ने बहुत सारी सुख सुविधाएं जुटा रखी थी और वो उसमें रहते थे। लेकिन युवा सिद्धार्थ के मन में जब दुनिया के कष्टों को देखा तो उनके मन में एक बात जागी कि मुझे जन कल्याण के लिए, दुनिया के कष्टों के लिए खोज पर निकलना होगा। और एक रात युवा सिद्धार्थ उस महल को छोड़ करके उस महल का त्याग कर देते हैं और उन दुखों और कष्टों की तलाश में निकल पड़ते हैं कि जिससे दुनिया का कल्याण किया जा सके। ऐसे ही एक युवा सिद्धार्थ आज हमारे बीच में अपने उद्बोधन को लेकर के उपस्थित है। चेतन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। भीकन गांव जैसी छोटी सी जगह में चेतन जी निवास करते हैं। वहां से निकल करके अपनी यात्रा को आज इस मुकाम तक ले जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम सभी जो आज इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं, जो हम इन सब एक जन कल्याण की भावना से जुड़े हुए, खासतौर से जिस समूह में हम लोग प्रति शुक्रवार को हम सब लोग मिलते हैं और एक राष्ट्र प्रेम की, समाज कल्याण की, समाज की चिंता की बात को लेकर के हम बैठते हैं। हमारे सबके अंदर एक बहुत बड़ा इंसान ऐसा है जो ये काम करना चाहता है, लेकिन हमारी सब लोगों की कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं के बाद हम शायद उन सीमाओं को का उल्लंघन करने से रुक जाते हैं। लेकिन चेतन जी एक ऐसे इंसान है जो बहुत सरल सहज व्यक्तित्व है, लेकिन जितना सरल और सहज उनका व्यक्तित्व मुझे दिखाई देता है, उतना ही दृढ़ निश्चय और समाज के उस कल्याण के प्रति उनके मन में एक आतुरता है। करीब 10 से 15 वर्षों पहले मेरे महाविद्यालय में चेतन जी को मैंने आमंत्रित किया था एक लेक्चर के लिए।
तब से मैं उनकी उस सादगी पर बहुत ही मोहित हुआ था। बड़े चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव, और उसके साथ वो मेरे महाविद्यालय में पधारे थे और एक उन्होंने बहुत अच्छा भाषण मेरे महाविद्यालय में दिया था। पिछली जनवरी माह में जब लॉकडाउन हुआ था, उसके पहले चेतन जी इंदौर शहर में अपनी एनर्जी स्वराज यात्रा के सिलसिले में इंदौर में थे, और एक सुबह में उनके साथ जब नाश्ता कर रहा था तो बहुत सारी बातें वो मुझे बता रहे थे। बातों-बातों में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको मैं समझ नहीं पाया। मैंने फिर चेतन जी से रिपीट किया, मैंने कहा आपने क्या कहा, ज़रा फिर से बोलें? और उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब अगले 10 वर्षों तक, 2030 तक अब घर नहीं जाऊँगा। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं ये? बोले हाँ, ये सच है। तो जन कल्याण की एक ऐसी बात, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने उनसे पूछा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बोले अगर मैं बम्बई रहता तो शायद 2, 4, 5, 10 मित्रों को अपनी इस स्वराज जो हमारी सौर ऊर्जा से संबंधित जो बातें हैं, उनके बारे में बता पाता, और शायद मैं अपने कार्य को समझता कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और वैसे ही ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम एक बहुत बड़ा जनमानस को तैयार नहीं करेंगे इस कार्य के लिए, तब तक नहीं होगा। और ये तभी होगा जब मैं कोई एक निश्चित ध्येय लेकर के चलूँ और उसको पूरा करने के लिए सब लोगों से जाकर के मिलूँ। तो मैं उनके इस ध्येय पर, उनकी इस उद्देश्य को, जो जिस उद्देश्य को लेकर के निकले, मैं उस पर मैं उनको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मैं अपने इन सभी सदस्यों से एक छोटा सा आग्रह भी करना चाहूंगा कि चेतन जी वन मैन आर्मी है, निकल पड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। लॉकडाउन में अकेले थे, अभी पिछले 4 दिनों पहले उन्होंने मुझसे एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी है, हरदा के पास एक वैदिक स्कूल में। और उन्होंने करीब 4 मिनट की वीडियो क्लिपिंग बोली और उसमें बड़े धारा प्रवाह, बड़े मजे से वो संस्कृत बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो मैं आज सभी सदस्यों से, जो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, और हम सब के अंदर जन कल्याण की, समाज की, राष्ट्र प्रेम की एक बहुत बड़ी भावना हम सब लोगों के अंदर है। अगर हम आज चेतन जी के इस कार्यक्रम में थोड़ी बहुत भी आहुति अपने लेवल पर उनके उद्बोधन के बाद दे सकेंगे, तो चेतन जी का बोलना और हमारा सुनना सार्थक होगा, और उनका हमारी सभा में आना भी सार्थक होगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि चेतन जी ने हमें बड़ा सीमित समय दिया है। हालांकि मैं उनसे बाद में आग्रह करूंगा, उनसे समय चुराऊंगा भी सही, कि आप हमारे बीच से अभी इतनी जल्दी न जाएं, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी अगर जिज्ञासाओं को शांत कर सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं तत्काल चाहूंगा कि चेतन जी आप हमारे बीच आए और अपने उद्बोधन को प्रारंभ करें। चेतन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, यशपाल जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। खुशी की बात है कि आज मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ, और आज बहुत ही विशेष दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले आप सभी को इस विशेष दिवस की शुभकामनाएं, और यही प्रार्थना है कि जो गुरु तत्व है ये इसका कुछ प्रसाद हम सबको मिले, ताकि हम जीवन को एक उपयोगी जीवन बना सके। तो मैं ये जो मेरी यात्रा निकली है उसका जो प्रमुख बिंदु है वो है एनर्जी और ऊर्जा। और आजकल हम देखते हैं दुनिया में 2 तरह की ऊर्जा है जिससे हमारा जीवन चलता है। एक तो हमारा आंतरिक ऊर्जा और एक बाहर की ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा जो हमारे मन को, हमारी शरीर को जो चलाती है, और बाहर की ऊर्जा जो हमारी गाड़ियों को चलाती है, हमारी किचन को चलाती है। तो मैं जब देखता हूँ कि आज की जो आंतरिक ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा, दोनों में ही बड़ी गड़बड़ है। आंतरिक ऊर्जा भी गड़बड़ है, इतनी हमने विज्ञान में प्रगति कर ली है, साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, हम चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे अपना मिशन भेज सकते हैं, किसी के हृदय में प्रॉब्लम हो तो उसको चेंज कर सकते हैं, हड्डी टूट जाए तो उसको जोड़ना तो बहुत ही आसान काम हो गया है। तो हम लोग इतने आगे बढ़ गए, इतनी सुख सुविधाएं बढ़ गई, इतने बटन दबाने पे क्या क्या नहीं हो जाता। 10 घंटे 12 घंटे में हम पृथ्वी के उस तरफ पहुंच सकते हैं। इतना सब एडवांसमेंट के बाद भी यदि मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है दुनिया में, है ना। और मुंबई भाषा में हमेशा बोलता हूँ, ये बहुत बड़ा लोचा है कि ये सब बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, कंफर्ट बढ़ रहा है, परंतु साथ में स्माइल घट रही है, टेंशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है,
सुसाइड के रेट्स बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्न मनुष्य है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक दिशा में नहीं जा रहा, ये बात तो पक्का है। दूसरा, जो बाहर की ऊर्जा है जिससे हमारी गाड़ियां चलती है, मशीनें चलती है, बिजली चलती है, किचन चलता है, ये ऊर्जा में भी गड़बड़ है। क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये कार्बन की ऊर्जा है, इसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, और जब भी हम कार्बन का उपयोग करते हैं, किचन में हम जब एलपीजी जलाते हैं तो कार्बन का जो बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जब घर में बिजली का उपयोग करते हैं तो कहीं पे कोल पावर प्लांट चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहा है। जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और इस ग्रीन हाउस गैस का जो साइड इफेक्ट है वो है वार्मिंग करना, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके कारण इतना गड़बड़ है दुनिया में। तो ये अंदर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा दोनों ही गड़बड़ है, और ऊर्जा ही तो मेन ड्राइवर है हमारी लाइफ का, हमारे समाज का, हमारी अर्थव्यवस्था का। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय एनर्जी। तो ये ऊर्जा में यदि गड़बड़ बनी रहेगी तो हम गलत दिशा में ही ट्रेवल करेंगे, जा रहे होंगे। तो सबसे पहले ये रियलाइज करना जरूरी है कि हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है परंतु स्माइल घट रही है। ये रियलाइज करना जरूरी। हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है परंतु जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, जंगल, नदी, ये अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। परंतु हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और नेचर डिग्रेड हो रहा है। हवा डिग्रेड हो चुकी है, पानी डिग्रेड हो चुका है, नदियां डिग्रेड हो चुकी है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है, सॉइल डिग्रेड हो चुकी है। तो ये जो मॉडर्निटी है, ये आधुनिकता, ये मॉडर्निटी है कि मूर्खता है? दैट इज द क्वेश्चन। तो इट लुक्स लाइक ये मूर्खता है। तो ऐसे कैसे? यदि स्माइल नहीं बढ़ रही, जीडीपी बढ़ रही, तो ऐसे कैसे? स्माइल नहीं बढ़ रही परंतु पानी का हालत खराब होता जा रहा है, पानी की टेबल नीचे जा रही है, हवा प्रदूषित होती जा रही है, मौसम परिवर्तित, तो ऐसा कैसे? तो हमें एक पॉज, एक रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि भाई गड़बड़ है, लोचा है दुनिया में, और इस जो लोचा है दुनिया में, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं हूं। मैं इतनी यात्रा की दुनिया के करीब 50-55 देशों में, और पिछली बार खास करके जब मैं विश्व यात्रा पे गया था तो जब मैंने यात्रा कंप्लीट की, एक किताब भी लिखी, वो मैंने बहुत सारांश में यदि मैं किसी को बताता हूँ कि वो यात्रा का निष्कर्ष क्या रहा, तो मैं 3 लक्षण मुझे नजर आते हैं कि आज के आधुनिक मनुष्य के 3 गुण हैं। पहला तो आज का आधुनिक मनुष्य दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, इससे खतरनाक प्राणी धरती पे और कोई नहीं, बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, इतने बड़े ग्रह का वातावरण ही बदल डाला। आज यदि एक जंगल में 100 हिरण खड़े हो और एक भूखा शेर हो तो क्या करेगा भूखा शेर? एक भूखा शेर क्या करेगा? एक हिरण को मारेगा और अपना पेट भरेगा और शांत हो जाएगा। परंतु उसकी जगह एक इंसान खड़ा हो तो क्या करेगा? एक को मारेगा और खाएगा, 8-10 को मार के फ्रिज में रख लेगा, 15-20 को मार के एफडी करा देगा, और भगवान जाने एक आध को भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। कितना खतरनाक प्राणी है। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण आज के आधुनिक मनुष्य का कि ये दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है कि जो व्यक्ति जिस पेड़ की जिस ब्रांच पर बैठा उसी को काटता है तो हम बोलते मूर्ख आदमी। और हम जैसे आधुनिक मनुष्य जिससे हमारा जीवन चलता है, हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, जंगल, ये सबको ही नुकसान पहुंचा दिया, और इतनी बड़ी मात्रा में, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी तो मनुष्य ही हो सकता है आज के। तीसरा जो लक्षण है आज के आधुनिक मनुष्य का, मैं लोगों से पूछता हूं आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? तो कोई हाथ नहीं उठाता, बहुत कम लोग बोलते हैं मैं करता हूं। मुझे लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? तो बोलते हैं खाते हैं। तो खाना खाना सोलर एनर्जी का उपयोग करना नहीं है क्या? खाना कैसे प्रोड्यूस होता है?
तो पानी पीना सोलर एनर्जी का उपयोग करना नहीं है क्या? श्वास लेना सोलर एनर्जी का उपयोग करना नहीं है क्या? अरे सोलर एनर्जी तो हमारे जीवन का अस्तित्व है। उसके बिना जीवन, मनुष्य का जीवन या किसी भी प्राणी का जीवन धरती पर संभव नहीं है। परंतु हमारी अज्ञानता की हद देखो, हमें लगता है कि सोलर पैनल का उपयोग किया तो ही सोलर एनर्जी का उपयोग किया। तो दुनिया का सबसे अज्ञान प्राणी इंसान। तो जब धरती माँ सोचती होगी और भगवान से बात करती होगी तो बोलती होगी, हे भगवान, ऐसा प्राणी जो बहुत खतरनाक है, सबसे मूर्ख है और सबसे अज्ञान है, ऐसे प्राणी से तो तू ही बचा। नहीं? तो ये आज की स्थिति है और हम सब इसके जिम्मेदार, हम सब, एवरी वन ऑफ अस। जो हम चाहते हैं, हमने प्रकृति के साथ जीना ही छोड़ दिया, प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाते जाने अनजाने। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप गर्म पानी से नहा रहे होंगे या एसी का उपयोग कर रहे होंगे, तो 1 घंटा यदि हम ये उपकरण का उपयोग करते हैं, गीजर का उपयोग करते हैं, एक घंटा एसी का उपयोग करते हैं, इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है। क्योंकि 1 घंटा एसी चलाएंगे या हम 1 घंटा गीजर चलाएंगे तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। और जो 1 किलोग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब उत्सर्जन होता है, हवा में जाता है, वातावरण में जाता है, तो ये 200, 300, 400 साल तक अपना असर दिखाती है। 200 से 400 साल तक अपना असर दिखाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे का आपका जो सुख है, जो कंफर्ट है, उसका जो डिस्कंफर्ट है, उसका जो दुख है, वो 200, 300, 400 साल तक रहेगा। और कौन भुगतेगा? कौन इस डिस्कंफर्ट को भुगतेगा? जो आप लोग सुन रहे हैं उसमें से कई सारे लोग 20, 30, 40, 50 साल में तो स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे इसको भुगतते रहेंगे, आपने जो एक दिन में किया है। सेम थिंग इज ट्रू, फैन, लाइट, ये वो। तो आजकल हम ऊर्जा का इतना उपयोग करते हैं कि उपयोग छोड़ो, दुरुपयोग ज्यादा हो गया है। दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान किसका करते हैं? किसका नुकसान करते हैं? यदि हम ओवर यूज करते हैं पानी का तो किसका नुकसान करते हैं? अपने बच्चों का। यदि हमने जरूरत से ज्यादा, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि यदि मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए मैंने किसी से लोन लिया और उसको वापस दे दिया, तो हम बोलेंगे लोन लिया था, चुकता कर दिया। पर यदि किसी से 100 रुपए लिए और वापस नहीं दिए तो क्या बोलेंगे? चोरी की, बदमाशी की, है ना? तो हम क्या करते हैं, जमीन से पानी निकालना तो सीख लिया हमने, ट्यूबवेल और ये और मोटर और पंप और भगवान जाने क्या क्या। तो जमीन से पानी निकालना तो सीख लिया, पर क्या कभी जमीन में पानी डाला है? नहीं। तो चोरी कर ली, अपने ही बच्चों से, अपने नाती पोती से चुरा के पिया तुमने पानी। यदि हमने नदी में प्रोडक्ट खरीद के, सामान खरीद के, ये करके, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के जिम्मेदार हमारे कारण यदि गंगा मैया, यमुना मैया में पॉल्यूशन हुआ है, तो क्या हमें कभी हमने साफ करने की कोशिश की या प्रयास किए? नहीं। तो हमने चुरा लिया, हमने उसकी स्वच्छता चुरा ली, अपने भविष्य के, अपने आने वाली पीढ़ियों से चुरा लिया। हमने जंगलों को काट के करीब 33% कम कर दिया। धरती पे जितना जंगल होता था उसका 33% कम हो गया। तो क्या कर लिया? चुरा लिया। किससे चुरा लिया? अपने ही बच्चों से, अपने ही बेटों से, अपने ही नाती पोती से। ये समझने की जरूरत है कि हम कितने खतरनाक लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं कि बाकी तो छोड़ो, बाकी समाज सेवा छोड़ो, देश की सेवा छोड़ो, भाड़ में जाए देश की सेवा, समाज सेवा, अपने बच्चों का तो भला कर दो। जैसे आपने नदी में जाके डुबकी लगाई अपने बचपन में, क्या आपके बच्चे लगा सकते हैं? क्या उतना स्वच्छ पानी पी सकते हैं? क्या उतना स्वच्छ खाना खा सकते हैं? नहीं। तो ये जो अन्याय आपके बच्चों के साथ हो रहा है उसके लिए आप 100%, 100% जिम्मेदार हो। और जिम्मेदार है तो कुछ करने की जरूरत है, कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज इतना बिगड़ चुका है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। और पिछले 20 दिनों की बात बताओ, सिर्फ पिछले 20-25 दिनों में इतनी भयानक घटनाएं हुई है दुनिया में कि आपका दिल कांप जाए। उदाहरण के लिए कनाडा का एक शहर है ल्यूटन, जहां पर टेम्परेचर माइनस में होता था। मैक्सिमम टेम्परेचर शहर का 15 से 20 डिग्री मैक्सिमम।
अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, उस शहर का तापमान 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल से 30 डिग्री ज्यादा 3 दिन तक रहा। नॉर्मल से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा, 800 से 900 लोग मारे गए इतने संपन्न देश में भी। अभी 5 दिन 6 दिन पहले की बात है, जर्मनी में इतनी भयानक बारिश हुई, इतनी भयानक बारिश, जर्मनी जैसे संपन्न व्यवस्थित देश में 150 लोग मारे गए, 150 लोग मारे गए छोटे से देश में। हमारे यहाँ पर अभी धर्मशाला में जब बादल फटा था, उसी दिन इतनी बिजली चमकी कि 70 से 80 लोग मारे गए। अभी 2 दिन पहले की बात है, चाइना के एक शहर में आप वीडियो देखेंगे तो डर लगेगा, वहां पे रोड पे लोग बह रहे हैं, इतना पानी रोडों पे बह रहा है स्पीड से कि लोग ही बह रहे हैं। ट्रेन में जो सब स्टेशन होता है, सबवे होता है, उसमें ट्रेन में लोग अंदर खड़े, पानी भरा है, छाती तक का पानी भरा है। सोचो क्या उस समय स्थिति रही होगी। ये सब पिछले 15-20 दिनों में हुआ है। कुल मिला के हमारी जो गतिविधियों के कारण, और खास करके पिछले 40-50 सालों में जो हुआ है, उस गतिविधियों के कारण इतना भयानक परिवर्तन हो गया। और क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं देखो हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी कितना हो गया? 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 1.5 पे रोकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो पर्यावरण में परिवर्तन होगा वो इरिवर्सिबल होना चालू हो जाएगा, अपरिवर्तनीय होने लगेगा। प्रकृति के सिस्टम में अलग अलग जो सिस्टम है, जंगल का सिस्टम, नदी का सिस्टम, आइस का सिस्टम, पोल का सिस्टम, ये सब अलग अलग है। सबके अलग अलग टिपिंग पॉइंट है, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स, अलग अलग समय पे ये इरिवर्सिबल होना चालू हो जाएंगे। तो जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का पॉइंट है, कितना दिन बाकी है पता है आपको? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड समय होने में कितने दिन पता है? तो क्लाइमेट क्लॉक चलती है, ये देखिए क्लाइमेट क्लॉक। इस क्लॉक के हिसाब से 6 साल 161 दिन 19 घंटे 33 मिनट बाकी है। 6 साल और 161 दिन मात्र। इतने समय में जो पृथ्वी का एवरेज तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टच हो जाएगा। और जब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टच होगा तो ऐसा प्रलय आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या होगा? चीजें इरिवर्सिबल होना चालू होगी धीरे धीरे। अब उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहे दुनिया के लोग साधु संत क्यों ना बन जाए। इसका मतलब है कि हमारी जो ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं उसकी आदतों में ड्रास्टिक और इमीडिएट बदलाव की जरूरत है। क्या ये 2 टर्म क्वालिफाई होना चाहिए? क्या यदि आप कुछ चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। कैसे? ड्रास्टिक होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए। यदि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो ड्रास्टिक नहीं है और इमीडिएट नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं उस काम का। अब छोटा छोटा करने से कुछ नहीं होने जाना, कुछ नहीं होने जाना। ड्रास्टिक एंड इमीडिएट। तो इसलिए जब मैंने कैंपेन चालू किया और सोचा कि देखा, ये दुनिया भर में गया, देखा कि दुनिया भर की जितनी सरकारें हैं वो जो भी करती है स्लो करती है, छोटा करती है, क्योंकि उनके संसाधन सीमित होते हैं। हर सरकार के पास 5 साल का समय होता है, हर सरकार के पास सीमित पैसे होते हैं, तो चाह के भी नहीं कर सकते। तो दुनिया भर में एक ही हालत है। तो ये रियलाइज हुआ मैं जब 1819 में गया था विश्व यात्रा पे, तो ये रियलाइज हुआ कि ये जो भी हो रहा है, ये सरकारें तो इसको ठीक नहीं कर सकती, ये तो गारंटी है, बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अपना रोल अदा करती रहेगी, पर ये जो परिवर्तन हो या इसको करेक्शन जो करना है, ये सरकारों के बस की बात नहीं। तो किसके बस की बात है? जिन लोगों ने इसको खराब किया उन सबको करना पड़ेगा, करना चाहिए। हम सबकी बस की बात है। यदि हम सब लोग, दुनिया का हर व्यक्ति इसमें शोध करने लगे, इसमें करेक्शन करने लगे, तो चांस है कि हम अपने बच्चों के लिए बिना डर का जीवन छोड़ के जाएंगे। नहीं तो बेचारे डरते ही रहेंगे, कब तूफान आएगा, कब ये होगा, कब जलवायु परिवर्तन होगा, कब वायरस आएगा, कितना इंश्योरेंस करा लो, नाक का भी करा लो, आंख का भी करा लो, घर का भी करा लो, गाड़ी का भी करा लो, इंश्योरेंस कराते कराते ही मर जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम सबको इसका करना पड़ेगा। और कैसा, कितना करना पड़ेगा? ड्रास्टिक और इमीडिएट, छोटा मोटा नहीं। इसलिए जब मैंने ये यात्रा चालू की और काफी इसके ऊपर चिंतन किया हमने कि क्या रूप हो, ऐसा क्या करें हम कि दुनिया भर में इसको हम इम्पैक्ट ला सके। तो फिर गांधी जी
के सिद्धांत याद आते थे हमेशा, और गांधी जी की याद की क्या यदि आज वो होते तो क्या करते, तो एक यात्रा करते। आज आधुनिक जमाने और ज्यादा एरिया कवर करना था इसलिए बस यात्रा की, परंतु उतनी बड़ी यात्रा होना चाहिए ताकि दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट देख सके। इसलिए 11 साल का संकल्प लिया कि 2030 तक, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका टारगेट भी 2030 तक है। उसमें एनर्जी का भी एक गोल है कि पूरी दुनिया में साफ सुथरी स्वच्छ अफोर्डेबल बिजली सबको मिले। तो इसलिए 2030 तक का ये प्रण लिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक कि इस तरह का बदलाव नहीं आए। और ये अभी 4 दिन पहले मैंने पढ़ा कि ये दलाई लामा के स्टेटमेंट कि ये जो पीढ़ी है जो अभी जीवित है इस समय, ये निर्णायक पीढ़ी है। यदि इस पीढ़ी ने कुछ नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ये निर्णायक पीढ़ी हम सब हैं जो इस बात को समझते हैं, ये निर्णायक पीढ़ी, इसको बहुत बड़ा बदलाव करना ही पड़ेगा। तो ड्रास्टिक और इमीडिएट, तो इसलिए मेरा जो कैंपेन का मेन जो ऑब्जेक्टिव वो है कि क्यों ना हम सब लोग बिजली कनेक्शन छोड़ दें, सरेंडर कर दें। क्यों? क्योंकि एनर्जी के कारण ही ये सब हो रहा है। मतलब हमारे जो एनर्जी का उपयोग करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, उसके कारण ही इतना बड़ा बदलाव आया है। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? उसको छोड़ दो, सिंपल है। जो दुख का कारण है उसको छोड़ दो, जो परेशानी का कारण है, जो क्लाइमेट चेंज का कारण, उसको छोड़ दो। कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी छोड़ दो। कैसे छोड़ना चाहिए? ड्रास्टिकली, इमीडिएटली। तो ये बाकी सब छोड़ना तो मुश्किल है, पर कम से कम अपना बिजली कनेक्शन छोड़ना बहुत आसान है। हम सब अपना बिजली कनेक्शन छोड़ दें, आत्मनिर्भर बन जाए। वैसे भी प्रधानमंत्री बोलते देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। कैसे आत्मनिर्भर होगा? जब हम सब आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना। गायत्री परिवार में कहते हैं हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हर इंडिविजुअल को करना पड़ेगा। परंतु आपने जो हमारा मनुष्य, आधुनिक मनुष्य, ये क्या किया है, इसने पिछले 40 साल का इतिहास देखो तो मनुष्य क्या करता है? एक प्रॉब्लम हल करता है और 2 नई खड़ी करता है। नहीं, क्या किया हमने जीवन में? एक प्रॉब्लम हल की और 2 साथ में नई खड़ी करते हैं। आप देख लो इतिहास पूरा। तो हम सोलर एनर्जी का उपयोग करने निकले, और यदि फिर से हमने बिना सोचे आंधाधुंध तरीके से सोलर एनर्जी का उपयोग किया तो फिर हम एक नई समस्या खड़ी करके जाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि सोलर ऊर्जा को भी अपनाना है तो एक सूचीबद्ध तरीके से सोच समझ के अपनाने की जरूरत है। तो उसके लिए 2 नियम का पालन करना पड़ेगा। मैं उसको बोलता हूं मनुष्य के अस्तित्व के नियम है, धरती पर अस्तित्व के नियम है। 2 नियम है, वो दोनों में से किसी का भी उल्लंघन आप नहीं कर सकते, और उल्लंघन करोगे तो मारे जाओगे। पहला नियम है अस्तित्व का, जो गांधी जी कहते थे उसके आधार पे। गांधी जी कहते थे देखो दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। क्यों बोलते थे ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में सब कुछ सीमित है, दुनिया का साइज ही सीमित है। भाई हवाई जहाज जब यात्रा कर रहे हो, हवाई जहाज में हो, हवा में हो, तो जो हवाई जहाज में है वही तो खा पी सकते हो, बाहर से नहीं ले दे सकते ना। वैसे भी पूरी धरती हवा में लटकी हुई है, अंतरिक्ष में लटकी हुई है, तो जो धरती पर है वही खा पी सकते हो। और धरती का साइज सीमित है, धरती पर मिट्टी सीमित है, पानी सीमित है, जमीन सीमित है, जंगल सीमित है, खनिज पदार्थ सीमित है, सब कुछ सीमित है। तो इसका मतलब क्या? हमारी जरूरतें सीमित होना चाहिए। हर धर्म में कहा जाता है, हर धर्म में हमारी इच्छाओं पे सीमा होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। इसलिए पहला नियम है अस्तित्व का कि दुनिया में सब कुछ सीमित है, इसलिए हमारी जरूरतें सीमित होना चाहिए। परंतु ये आज का पागल गधा और ये आधुनिक मनुष्य, मूर्ख प्राणी, ये क्या करता है? इसको लगता है कि मैं जीडीपी बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, मैं कंजम्पशन बढ़ाते जाऊं और प्रोडक्शन बढ़ाते जाऊं और कंफर्ट बढ़ाते जाऊं और इकट्ठा कर लूं और इकट्ठा कर लूं। हद है पागलपन की। भाई सब कुछ सीमित है तो तुम कैसे बढ़ा सकते हो? प्रोडक्शन, कंजम्पशन कैसे बढ़ा सकते हो? ये फंडामेंटली रॉन्ग है, और चूंकि फंडामेंटली रॉन्ग है, इसको करोगे तो पछताओगे। इसलिए ये नियम का पालन करना, और हम देखो दिन रात इसका उल्लंघन करते हैं। आज प्रधानमंत्री से यदि जाके पूछें कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, वेरी बोलेंगे हाँ बढ़ना चाहिए। पूछें कितनी बढ़ना चाहिए, क्या इसका कोई उत्तर दे सकता है? कितनी जीडीपी बढ़ना चाहिए? कोई नहीं दे सकता। फिर पूछे अच्छा कब तक बढ़ना चाहिए, बताओ, किसी के पास उत्तर है क्या कि 10 साल और बढ़ना चाहिए, 5 साल और बढ़ना चाहिए, 20 साल? नहीं, कोई नहीं जानता।
पागलों जैसे आंधाधुंध बढ़ाते जाओ, कितने साल पता नहीं, कितनी बढ़ा वो भी पता नहीं, हद है मूर्खता की। तो ये नियम का उल्लंघन करना छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम अस्तित्व बचा पाएंगे मनुष्य का। ये अस्तित्व के नियम है बाय द वे, ऐसे वैसे नियम नहीं है। दूसरा नियम है, वो भी गांधी जी बोलते थे, देखो हमें मास प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस करना चाहिए। मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस। क्यों? क्योंकि हम जब भी मास प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम केंद्रीकरण करते हैं, तो उसके जो फ्रूट्स हैं, जो उसका आउटकम है, वो कुछ लोगों को मिलता है, परंतु उसके जो नुकसान है सबको भुगतना पड़ते हैं, सबको भुगतना पड़ते हैं। तो परंतु आज का हम क्या करते हैं, हम क्या चाह रहे हैं आज की तारीख में? बड़ा घर, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा ये, बड़ा रेलवे स्टेशन, बड़ा एयरपोर्ट, बड़ा बड़ा हाईवे। अजीब बात है, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट होते थे, उन्होंने एक किताब लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही सुंदर है। उन्होंने एक कथन लिखा, उसमें बोलते हैं एनी इंटेलिजेंट फूल, कोई भी बुद्धिमान गधा, एनी इंटेलिजेंट फूल कैन मेक थिंग्स बिगर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर वायलेंट। कोई भी बुद्धिमान गधा चीजों को बड़ी बना सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, वायलेंट बना सकता है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बुद्धिमान गधों जैसे व्यवहार कर रहे हैं, बड़ा बड़ा सब कुछ, ये बड़ा सब कुछ, वो बड़ा। इसको छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी बोलते थे नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या करने की जरूरत है? प्रोडक्शन बाय मासेस, छोटा छोटा प्रोड्यूस करो, अलग अलग प्रोड्यूस करो, जगह पे प्रोड्यूस करो। उससे क्या होगा? समानता फैलेगी, समानता फैलेगी तो शांति रहे बनी रहेगी। वरना केंद्रीकरण करेंगे तो असमानता फैलेगी, गैप बढ़ेगी सोसाइटी में, और गैप बढ़ेगी तो स्पार्किंग होगी, मतभेद होगा, वायलेंस बढ़ेगा। और यही तो हो रहा है। जितने हम आधुनिक होते जा रहे हैं, जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जितना साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रहा है, क्या हमें प्रेम की भावना बढ़ रही है, आत्मीयता बढ़ रही है? नहीं, उल्टा जरूर हो रहा है। तो दूसरा नियम अस्तित्व का, कि चूंकि हमारे साधन सीमित है, हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी लोकल होना चाहिए, तब जाके मनुष्य का जीवन का अस्तित्व दुनिया में लगातार बन सकता है। तो यदि हम सोलर पे जाएंगे तो ये दो नियम का पालन करना चाहिए। पहला क्या? जरूरतें सीमित हो, और दूसरा सीमित जरूरतों को लोकल पूरा करो। तो जब दो नियम का पालन करना है तो इसका मतलब क्या? जरूरतें सीमित करेंगे और बिजली कनेक्शन छोड़ेंगे, अपने छत पे पैदा करो अपनी बिजली, आत्मनिर्भर हो जाओ, बिल देने की जरूरत नहीं। इसके लिए भी मैंने एक तरीका बताया है लोगों को कि गाइड कैसे करें, कैसे करें। तो मैंने सबसे पहले एक नियम बनाया, मैंने किताब में भी लिखा, क्या करना चाहिए? AMG नियम का पालन करना चाहिए। AMG, ए का मतलब हो अवॉइड करना। आपको सोलर पे जाना डिसाइड कर लिया तो AMG नियम का पालन करना पड़ेगा। ए का मतलब है अवॉइड करें एनर्जी का उपयोग, जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें। भले ही वो सोलर एनर्जी क्यों ना हो, उसका भी उपयोग मत करो, सोलर का भी उपयोग मत करो। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होता जब हम जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। तो सबसे बेस्ट क्या है? कुछ मत करो, सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करो। क्योंकि सोलर पैनल का उपयोग करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन के लिए सिलिकॉन को प्यूरिफाई करना पड़ता है, उसके लिए ग्लास है, उसके लिए एल्यूमिनियम की फ्रेम है, उसके लिए वायर है, उसके लिए स्ट्रक्चर है, उसका ये सब में एनर्जी लगती है। ये सब के लिए खनिज का उपयोग करते हैं, इसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए बेस्ट थिंग है उपयोग मत करो, अवॉइड करो। तो क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं? तो मैं देखता हूँ घर में क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं। मैंने अपने घर में देखना चालू किया तो बहुत सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। फ्रिज अवॉइड कर सकते हैं, AC अवॉइड कर सकते हैं, गीजर अवॉइड कर सकते हैं, माइक्रोवेव अवॉइड कर सकते हैं। और मेरे अपने घर में 2.5-3 साल से ये सब सामान उपयोग ही नहीं करते, बंद कर दिया। भाई फ्रिज में क्या करते हो? फ्रिज में सबसे ज्यादा खराब होने वाला आइटम क्या होता है? दूध। तो दूध, हमारे गांव में गाय होती, भैंस होती, पर सबके यहाँ फ्रिज नहीं होता, तो उनका दूध खराब नहीं होता ना। ये तो सदियों पुरानी है, 2 बार दूध को गर्म कर लो खराब नहीं होता। तो जब दूध को बचा सकते हैं हम आराम से 2 बार गर्म करके, तो फिर फ्रिज में रखने लायक क्या होता है? सब्जी डॉक्टर लोग बोलते हैं फ्रेश खाना चाहिए। खाना ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं तो उसकी तामसिक एनर्जी बढ़ जाती है, और तामसिक एनर्जी बढ़ जाती है तो जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक खाओगे तो तामसिक मन रहेगा, नेगेटिव रहेगा, डल रहेगा, नकारात्मक रहेगा। तो ऐसे पागलों जैसे काम क्यों करना चाहिए?
तो फ्रिज का उपयोग बंद कर सकते हैं, बिल्कुल बंद कर सकते हैं। और मैं उदाहरण में IIT बॉम्बे का प्रोफेसर हूँ, पर हमारे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ गीजर नहीं है, क्योंकि एक बार नहाने का, जो एक बार गीजर से नहाए, गर्म पानी करके नहाए, तो उसका जो दुष्परिणाम है वो 200, 300, 400 साल भुगतना है। एसी हमने कभी लगाया नहीं, माइक्रोवेव रखते नहीं। तो मेरे घर में IIT बॉम्बे का बड़ा घर है मेरे घर में जो बिजली का बिल आता है 60 से 80 यूनिट आता है मात्र पर मंथ। तो आप भी कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो आज ही अपने सारे फ्रिज OLX पे जाना और बेच देना, ताकि कल मन बदल ना जाए। नहीं तो फिर कल बोले उठेंगे, अरे यार वो तो अब बोलते हैं हमसे थोड़ी होगा, है ना। तो इसके पहले कि मन बदल जाए तो OLX पे जाके बेच दो, इतनी बढ़िया सुविधा, घर बैठे बैठे बेच सकते हैं। तो पहला नियम है अवॉइड करो। कितना करना चाहिए? कम से कम 1/3 जरूरतों को अवॉइड करना चाहिए। 1/3 अवॉइड नहीं कर सकते तो नेक्स्ट स्टेप है मिनिमाइज। भाई करना ही है, रात को लाइट का उपयोग करना ही करना है, मोबाइल चार्ज करना ही करना है, मेरे को 1 घंटा टीवी देखना ही देखना है ना। किचन में खाना तो बनाना ही बनाना है। तो क्या करना चाहिए? दूसरा स्टेप है मिनिमाइज करें, AMG। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बहुत एफिशिएंट अप्लायंसेस का उपयोग कर सकते हैं। कम एनर्जी से चलने वाले उपकरण आ गए। LED बहुत अच्छा उदाहरण है ना। CFL की तुलना में आधे से कम बिजली पे चलता है। आजकल ऐसे पंखे आ गए हैं, जो नॉर्मल पंखा है वो आपका 60 से 70 वाट लेता है, जो नॉर्मल BLDC के नाम से BLDC पंखे 25 वाट में चल जाता है, 30 वाट में चल जाता है, तो आधे से कम बिजली में चल जाता है। तो कम से कम एनर्जी में काम चलाओ। फ्रिज का उपयोग अवॉइड करना चाहिए, पर मान लो करना ही पड़े कि यदि फ्रिज का उपयोग नहीं करेंगे तो घर पे तलाक हो जाएगा, तो करना ही पड़े तो क्या करना चाहिए? छोटा फ्रिज उपयोग करो। नहीं तो लोग 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, 4-4 दरवाजे वाला फ्रिज, वो फ्रिज को ही कमरा बनाने पे तुले रहते हैं। तो छोटा फ्रिज यूज करो, 5 स्टार रेटेड फ्रिज उपयोग करो। 165 लीटर में आपका सारा काम हो जाएगा। फ्रिज अचार रखने के लिए नहीं होता, आटा रखने के लिए नहीं होता, पर आजकल लोगों को समझ नहीं आता। आप बड़ा फ्रिज ले लिया, क्या करें? तो उसमें अचार रखते हैं। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोई, फ्रिज का उपयोग अचार रखने के लिए। तो फ्रिज का उपयोग मत करो, AC का मत करो। करना ही है तो छोटा कमरा रखो, छोटे कमरे को ठंडा करो। नहीं तो बड़ा कमरा, उसमें फ्रिज AC क्या करता है? छत को भी ठंडा करता है, फ्लोर को भी करता है, दीवारों को भी करता है। हमें छत को थोड़ी ठंडा करना, हमें तो खुद को करना है, परंतु हम सबको ठंडा करते हैं। तो सोच समझ के करो, 5 स्टार रेटेड अप्लायंस का उपयोग करो, तो आपकी जरूरतें 1/3 और कम हो जाएगी। तो 1/3 अवॉइड कर दो और बाकी 1/3 मिनिमाइज कर दो। तो फिर बचा कितना? 1/3 बचा। तो AMG आखिरी आता है जी, जनरेट करो। कितना? 1/3 मात्र। आपको कितना जनरेट करने की जरूरत है? सिर्फ 1/3 की ही जरूरत है। सही देखें, तुलना में देखा जाए तो जब 1/3 जनरेट करोगे तो आपको सरकार की याद नहीं आएगी, सब्सिडी की भी याद नहीं आएगी, पॉलिसी की भी याद नहीं आएगी, नेट कनेक्शन की भी याद नहीं, कुछ की जरूरत नहीं। आप 100% आत्मनिर्भर कल से ही हो सकते हो। तो AMG नियम का पालन करना पड़ेगा, और AMG नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको बोलना पड़ेगा OMG, ओ माय गॉड, सोलर इतना महंगा है, ओ माय गॉड, छत पे जगह नहीं है, ऐसा है वैसा है, भगवान जाने क्या क्या आपको याद आएगा। तो AMG पालन करेंगे तो OMG बोलने से बच जाएंगे। और इस तरीके से ये जो हमारे आधारभूत सिद्धांत है, मनुष्य के अस्तित्व के सिद्धांत, उसका भी पालन हो जाएगा, और हम लोग अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ रहने लायक धरती छोड़ के जाएंगे, रहने लायक। वरना बेचारे डर डर के जिएंगे और मर मर के ही जिएंगे। और मान लो हमने ऐसा नहीं किया, तो ऐसा अनुमान है कि ये सदी के अंत तक, ये सदी के अंत में कितने साल बाकी हैं? 80 साल, 79 ईयर्स। 80 साल होते होते पृथ्वी का एवरेज तापमान मिनिमम 3 डिग्री और मैक्सिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। और मुझे अभी जो घटनाएं देख के ऐसा लगता है कि उससे पहले ही हो जाएगा। तो 3 से 6 डिग्री जब तापमान बढ़ेगा एवरेज, 1 डिग्री एवरेज बढ़ गया है, उसके कारण कितनी उथल पुथल है दुनिया में। यदि 3 से 6 डिग्री एवरेज तापमान बढ़ा तो धरती पर मनुष्य का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा, कितना रहेगा कह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना कि एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। डायनासोर चले गए, डायनासोर क्लाइमेट चेंज के कारण ही चले गए, नहीं कर पाए से। और यदि हम इसी तरह से हरकतें करते रहें और इसी तरह से व्यवहार करते रहें तो 3, 4, 5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आएगी धरती पर और कहेगी एक जमाने में धरती पर मनुष्य हुआ करते थे।
उम्मीद है हम ऐसा भविष्य नहीं चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, और उम्मीद है कि हम जरूर इसके लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करेंगे। हम खुद एक उदाहरण बनेंगे। गांधी जी बोलते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। जो बदलाव हम देखना चाहते हैं हम खुद बने, हम खुद करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग, जैसे कि प्रोफेसर व्यास ने कहा था, कि कुछ ना कुछ जरूर लेंगे, आज संकल्प जरूर लेंगे कि हम क्या करेंगे। और इसी के साथ ही मैं एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इतनी रात गए मुझे सुना, और आपके यदि कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद चेतन जी। बहुत असार गर्भित बातें आपने हमें बताई, और एक बहुत बड़ा आपने चेतावनी भी हमें दी कि अगर हमने अपनी बातों को, अपने व्यवहार को, अपनी जीवन शैली में अगर सुधार नहीं लाया तो निश्चित रूप से हमें आने वाले कुछ वर्ष हमारे लिए बहुत तकलीफों भरे हो सकते हैं। कोई प्रश्न आए उससे पहले चेतन जी, मैं आपसे एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि आप जिस मिशन पर निकले हुए, निश्चित रूप से वो एक पर्यावरण चेतना का है, और खास तौर से एक एनर्जी स्वराज, जिसमें आप लोगों से ये कहते हैं कि आप अपना ये छोड़ दें। थोड़ा सा आपकी ये जो स्कीम है, इस पर हमारे सुनने वालों को अगर आप बताएं कि वो कैसे हो सकता है, वो क्या चीज है, और थोड़ा सा जनरल अगर आप 5-7 मिनट उस पर प्रकाश डालें तो हमारा सदन इससे बहुत लाभान्वित होगा। माफ करना, यात्रा पर किसके बारे नहीं, में? यात्रा पर नहीं, ये जो आपने कहा ना कि अपना बिजली का हम ये छोड़ दें, कनेक्शन छोड़ दें, तो वो प्रोसेस क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा है कि मैं मेरे छत पर एक पैनल लगा लूंगा और करंट आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप हमें एक लेमेन्स लैंग्वेज में ही बता दें तो बड़ा अच्छा हो। तो बिल्कुल उतना ही आसान है। सोलर का जो कनेक्शन लेना या चालू करना मात्र 2-4 घंटे का ही काम है, उतने में सब काम हो सकता है। तो बेसिकली इसका सबसे पहले ये है कि आपको कितनी बिजली घर में लगती है ना, और अवॉइड मिनिमाइज का उपयोग करेंगे तो उसके बाद कितनी बच जाएगी। मैंने कहा सबसे पहले अपना देखो लाइट ठीक है क्या, पुराने लाइट तो नहीं है, वो चेंज कर लें। पंखे जो हमारे पुराने हो तो हम उसको ये BLDC पंखे कर लें। कोई सामान जैसे बहुत पुराना हो गया हो उसको हम रीसेल करके नया एफिशिएंट लेके आ जाएं, कम कर लें ना, अवॉइड कर ले और मिनिमाइज कर ले। ये तो पहले नियम, ये तो इसके लिए कुछ जरूरत नहीं, हम खुद से कर सकते हैं। फिर क्या है कि सोलर यदि लगाना है आपको तो बहुत सिंपल सा मैथ्स है, उसके लिए एक थंब रूल मैं आपको बताता हूँ। 2-3 प्रश्न लोगों के मन में होते हैं कि कितना छत पे जगह लगेगा, है ना, कितना पैनल लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो सिंपल है, यदि आपका 1 यूनिट बिजली का खपत है प्रति महीने की, तो उसके लिए 1 स्क्वायर फीट का छत का एरिया चाहिए आपको सोलर के जनरेट करने के लिए। तो मान लो आपकी बिजली की खपत 100 यूनिट है तो आपको 100 स्क्वायर फीट चाहिए, 200 यूनिट है तो 200 स्क्वायर फीट चाहिए, 300 यूनिट है तो 300 स्क्वायर फीट चाहिए, है ना। ये सिंपल है, बहुत आसानी से कितना छत पे जगह लगेगा उसका अंदाज लग जाएगा, आपको बस 1:1 लेना है, ठीक है। सोलर पैनल कितना लगेगा, उसके लिए आपको 1:10 लेना पड़ेगा। मतलब 1 यूनिट पर मंथ की खपत है तो उसके लिए 10 वाट का पैनल, 2 यूनिट खपत है तो 20 वाट, 100 यूनिट है तो 10 गुना मतलब 1000 वाट, 200 यूनिट है तो 10 गुना मतलब 2000 वाट। सिंपल है। तो एक रफ अंदाज है आपको कि इतना यूनिट पहने की खपत है तो इतना वाट का सोलर पैनल लगेगा। और साथ में बैटरी, चूंकि हम बिजली के कनेक्शन नहीं रहेगा इसकी बात करेंगे, तो फिर अपने को जो रात में जब सूर्य देवता नहीं रहेंगे या कभी बादल रहेंगे या ठंड के दिनों में जब कम रहेंगे, उस दौरान में हमें बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो बैटरी भी लगाना पड़ेगी। और आजकल ऐसी बैटरी आ गई जो कम से कम 5 साल 6 साल आराम से चल जाएगी, 8-9 साल वाली बैटरी भी है, 10 साल वाली बैटरी भी आ गई। तो हम यदि ठीक से बैटरी का चयन करेंगे तो 5-6 साल तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब मिला के पैनल, जो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है ना, इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर, 2 चीजें लगती वो, और बैटरी, ये सब मिला के ऑन एन एवरेज 1 किलोवाट पैनल मतलब 1000 वाट पैनल के प्रति 80,000 रुपए का खर्चा होता है, 80-85 हजार रुपए का आता है ना, 1000 वाट के लिए। तो 2000 वाट के लिए डबल, 3000 वाट के लिए ऐसे। तो ये सब आप कर सकते हैं। आप और भी डिटेल में जाना चाहते हो तो हमने एक ऐप बनाया है, इसमें एनर्जी स्वराज मूवमेंट इन यात्रा ऐप है। यहाँ पे सोलर कैलकुलेटर है,
तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आप जाएंगे तो यहाँ पे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कितना बिजली चाहिए तो आप वहाँ पे पूरा हिसाब किताब आ सकता है। तो सोलर कैलकुलेटर आप खुद से ये कैलकुलेटर को देख सकते हैं। ये ऐप का नाम है एनर्जी स्वराज मूवमेंट एंड यात्रा। यहाँ पर एक और है जहाँ पे आप प्लेज ले सकते हो कि मैं 100% सरेंडर करूंगा, मैं 80% बिजली की जरूरत कम करूंगा, मैं 20% करूंगा, 30%, कुछ भी है, आप वो प्लेज ले सकते हैं वहां पर। हमारा ये साल का उद्देश्य कम से कम 10 लाख लोगों से प्लेज दिलवाना और धीरे 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 उनको 100% आत्मनिर्भर बनाना बिना बिजली कनेक्शन के। तो ये उसके रफ आइडियाज हैं। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि बारिश में क्या होगा, तो बारिश के दिनों में जब बादल होते हैं तो डेफिनेटली कम धूप आती है, प्रकाश कम आता है, पर जीरो नहीं आता, ये ध्यान रखने की बात है। कम आता है पर जीरो नहीं आता। तो कम आता है तो कितना कम आता है? ऑन एन एवरेज बारिश के दिनों में जो कोस्टल एरिया है, जो एकदम समुद्र के किनारे एरिया को छोड़ दिया जाए, पर बाकी एरिया में नॉर्मल दिनों की तुलना में 60-70% सोलर रेडिएशन फिर भी आता है एवरेज। तो इसका मतलब है कि 30% रेडिएशन कम होता है, तो हम क्या करते हैं, शुरू में ही 30% ज्यादा पैनल ले लेते हैं, तो जो बारिश के दिनों में कम जनरेशन होता है उसकी वो भरपाई कर देगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ओवर डिजाइन किया तो हमें 12 ही महीने सोलर की बिजली मिल सकती है। और खर्चा मैंने बता ही दिया आपको। तो मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ धूल साफ करना होती है, उसमें कुछ मूविंग होता नहीं है। तो इस तरीके से हम सब लोग 100% सोलर को अपना सकते हैं। आप हमारी ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आप फिलअप करेंगे तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी और सजेशन दे सकते हैं, सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। हम लोकल एंटरप्रेन्योर के साथ काम करते हैं क्योंकि हमारी संस्था का नाम ही एनर्जी स्वराज, और एनर्जी स्वराज मतलब बाय लोकल फॉर लोकल। लोकल लोग ही करें, लोकल लोग को ट्रेन करें, वो इंस्टॉल करें, वो मेंटेन करें, वो ताकि आपको सर्विस भी मिल सके। तो इस संकल्पना के साथ में हम ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं। वैसे आपने हमारे प्रश्न का एक और अच्छा जवाब दे ही दिया कि अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति है, वो अगर अपना पैनल लगवाना चाहता है तो वो जो आपने भी बताया उससे उससे कांटेक्ट करें, वहाँ का लोकल व्यक्ति मिले और उसके बारे में क्या आप वैसे मैं जानता हूँ, लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या और भी इससे संबंधित अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहा है और उसको अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या आपने इस तरह का कोई FAQ या इस तरह की कोई हेल्पलाइन या इस प्रकार का कोई मॉड्यूल डेवलप किया है चेतन सर? अभी यहाँ पे 27 तारीख से ट्रेनिंग चालू होने वाली, करीब 250 लोग रहेंगे उसमें। उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे, मध्य प्रदेश भर के लोग आएंगे उसमें और बाहर के राज्यों के भी आएंगे। वो कर रहे हैं। हम यहाँ पे भोपाल में एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं और एक हेल्पलाइन सेंटर भी रहेगा। मेरे ख्याल से 4-5 साल में 4-5 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। जब आप कभी भी आपको कोई भी तकलीफ हो, सोलर से संबंधित कुछ भी जानकारी, आपको टोल फ्री नंबर हम जनरेट करेंगे, वो टोल फ्री नंबर पे कभी भी फोन कर सकते हैं। तो 3-4 महीने में वो सेंटर चालू हो जाएगा। आनंद प्रकाश जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आनंद प्रकाश जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और प्रोफेसर चेतन जी से अपना प्रश्न पूछें। सर बहुत बहुत नमस्कार। आनंद प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ मैं मंडला मध्य प्रदेश से। मैं पिछले 7 सालों से सोलर एनर्जी में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, जैसा कि सर ने बताया कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस चीज में हमें जोर देना चाहिए? ऑफ ग्रिड में जोर देना चाहिए, ऑफ ग्रिड लगाना चाहिए हमको, या ऑन ग्रिड लगाना चाहिए? इसमें सर प्रकाश डालें थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं, मैंने तो पूरा ही प्रकाश डाला है। यही तो बात यही तो बात की। देखो, दो चीजें, दो नियम है, आधारभूत नियम है। अपनी जरूरतें सीमित हो और लोकली प्रोड्यूस हो। ये नियम आप अपनाएंगे, इसका मतलब है कि ऑन ग्रिड तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम ग्रिड से कनेक्शन लेते बिजली का तो हमें होश नहीं रहता कितनी बिजली ले रहे हैं। भाई सैलरी फिक्स है, इसलिए खर्चा फिक्स होता है। मान लो ऐसा होता है कि सैलरी फिक्स नहीं होती, खजाना जितना है उतना निकाल लो, तो क्या हमारा खर्चा सीमित होता? नहीं। तो खर्चा सीमित करना पहला अस्तित्व का नियम है, और वो तभी हो सकता है जब हम बिजली कनेक्शन नहीं लें। तो यही तो मैंने बात की। तो ऑन ग्रिड का सवाल ही नहीं उठता, ऑफ ग्रिड ही करना चाहिए। सर मैंने ऐसा इसलिए पूछा सर, क्योंकि जो अपना इंडक्टिव लोड होता है घर का, वो इंडक्टिव लोड तो छोटे प्लांट से चल नहीं पाएगा, 1 किलोवाट से चल नहीं पाएगा। तो फिर उस समय कैसा करेंगे हम? जैसे मान लो हमारी सबमर्सिबल मोटर है, पानी की मोटर है, या और भी ऐसा ऐसा लोड है जो इंडक्टिव है, जो शुरू होने के टाइम में उसका जो टॉप करंट है, सर्ज करंट है, वो 2.5 गुना होता है। तो वो तो हमारे छोटे प्लांट से, छोटे इन्वर्टर से उठ नहीं पाएगा, तब हम कैसा करेंगे?
नहीं, सबसे पहले तो ये बोलना बंद करो कि उठ नहीं पाएगा, ये पूछो कि कैसे चलाएंगे। तो जो सर्ज करंट होता है, जो इंडक्टिव करंट होता है जो मोटर का, वो नॉर्मल से 30, 40, 50% बहुत खराब मोटर रही तो 100% एक्स्ट्रा रहेगा, राइट। आपके नॉर्मली जो घर में पानी की मोटर होती है 1 HP की, आधा HP की होती है, 750 वाट की, और आप उसका डबल लोड मान लो 1500 वाट। तो ये जो डिजाइन क्राइटेरिया मैंने बताया कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं ताकि ये सब इंडक्टिव लोड भी चल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है बिल्कुल। अच्छा, जो मोटर है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करें उसको कि आपके बैटरी से और इन्वर्टर से करंट ड्रॉ ना करे, डायरेक्टली उसको सोलर पे चला लें। डायरेक्टली बैटरी से क्यों, दिन में चलाएं। कुछ काम है जो दिन में खत्म कर ले, पानी भरने का काम दोपहर में करें, प्रेस करना है का काम दोपहर में करें। तो हम जब दिन में काम जो है हेवी लोड्स हैं वो दिन में चला लें, तो फिर ये जो आपका दूसरा प्रॉब्लम वो बचता ही नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी दी सर। मैं आपके प्रश्न सुन के बहुत प्रसन्न हुआ, और यदि मान लो मंडला मध्य प्रदेश में किसी को भी इस बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं अपना 7 साल का अनुभव शेयर करते हुए उसे यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जरूर। हमारे साथ में गुजराती महाविद्यालय के प्रोफेसर प्रदीप दुबे, फिजिक्स के प्रोफेसर है, वो भी उपस्थित है और वो भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। दुबे जी, आप अपना प्रश्न पूछें। यस सर। सर, आज की इस चर्चा में मुझे अवसर मिला कि मैं आपसे बात कर सकूं। मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है, पर मैं एक कुछ 2 बातें बताना चाहता था। मेरे एक प्रोफेसर हैं साथी, उन्होंने उनके घर पे छत का एरिया ज़्यादा है तो उन्होंने एक अच्छा खासा सिस्टम लगा रखा है, और वो इतनी एनर्जी या इतना करंट जनरेट हो जाता है कि एमपीबी से वो कुछ पेमेंट भी ले लेते हैं उसके लिए। तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो धीरे-धीरे रिकवर भी हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर से जुड़ा हुआ हूँ और हम बच्चों के लिए काम करते हैं। तो आपके इस मिशन में हमने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट में करीबन 2 साल पहले सोलर लालटेन जो है उसको असेंबल करने का एक प्रोग्राम किया था, और बच्चों को उसमें अच्छा खासा मजा आया। हम लोग वो प्रोग्राम ज्यादा करना पसंद करते हैं जिसमें बच्चे खुद मतलब स्वयं करके देखें। तो आपके इस ऊर्जा स्वराज यात्रा के सौजन्य से बहुत सारी चीजें हम बच्चों के लिए भी कर पाते हैं। निश्चित रूप से आज के समय में हमें ऊर्जा की ओर ध्यान देना है, कितनी कम ऊर्जा उपयोग करें। आज आपसे चर्चा का अवसर मिला, यशपाल जी को धन्यवाद, और आपने जो एक बहुत ही सारगर्भित अपने तरीके से एक नए अंदाज से विषय को स्पष्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यशपाल जी को भी धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी। हंसा जी हमारे बीच में है। मैं एक ही बात आपके इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो इकोनॉमिक्स की बात की कि उनके इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। हाँ जी। यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को कभी बचा नहीं पाएंगे। हाँ जी जी सर, बिल्कुल सही है। ये चूंकि एक इमरजेंसी है और हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए जरूरत है, हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो कभी भी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, और जो करेंगे तो हम कभी भी इस काम में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए यदि हमें इमोशनल लेवल पे करना है, इसलिए करना है क्योंकि हम सब सत्यानाश कर चुके हैं, इसलिए उसको ठीक करना है। और जब इमरजेंसी आती है, जब हार्ट अटैक आ जाए, बाई चांस किसी को आता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर बाई चांस किसी को आ गया तो वो जाने के पहले हिसाब किताब नहीं लगाता ना डॉक्टर के पास के जाऊं पैदल जाऊं कि एम्बुलेंस से जाऊं, मेरा इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं। इमरजेंसी में आप जैसे व्यवहार करते हैं ठीक वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज एक इमरजेंसी है। जितने जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना ही चांस है कि हम इसको बचा पाएंगे, चांस है। यस सर, मैं आपसे सहमत हूं। हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को न्यूनतम रखें और जितनी सोलर ऊर्जा उत्पन्न कर सके उतना करने की कोशिश करें। जितना अधिकतम हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जी धन्यवाद दुबे जी। हंसा जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने आज बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को कि सोलर एनर्जी का किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है।
मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे बारिश के दिनों में अगर अपने पास कुछ इकट्ठी की हुई सोलर एनर्जी है मान लीजिए, तो वो अपन यूज कर सकते हैं क्या, या इकट्ठा कर सकते हैं क्या अपन? जैसे बारिश के दिनों में नहीं रहता सन, तो कुछ अगर अपन बिजली इकट्ठी कर लें, कुछ ऐसा रहता है क्या इसमें सिस्टम? हाँ, मैंने बताया ना, बैटरी के रूप में कर सकते हैं। तो वो 12 अपन महीने बारिश के अपनी दिनों जरूरतें में, पूरी कर सकते हैं, बारिश में भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब सबको यूज करना चाहिए सोलर एनर्जी को। मेरे आपने बहुत अच्छा मिशन छेड़ सब यूज रखा है और करते उसके लिए हैं, मैं आपको पर अज्ञानता हमारी कि हमको पता नहीं है। हम सब यूज करते हैं, ओ, हमारा अस्तित्व ही सोलर एनर्जी के कारण है। पर ये हमारी कई बार अज्ञानता सोचते है हैं कि कि हमें कई लगता बार है कि सोचते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च आएगा और अपन मतलब यानी इतना तो अपना बिल नहीं आता, ये सोच के हम लोग लगवाते नहीं है। पर ये मैं बहुत अभी दिनों ये से सोच सोच के रही हूँ लगवाना लगवाने का। कि इतना जो हमने प्रदूषित किया है और अपने ही बच्चों का जीवन चुराया है, पानी चुराया है, उसको कंपनसेट करने के लिए कर लेना। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ सर, पर अब और मैं ये उम्मीद है बिल्कुल कि ये बच्चे नहीं सुन लगवाऊंगी। रहे होंगे मैंने जो बोला। यदि बच्चों ने सुन लिया तो वो फिर लकड़ी उठाएंगे, और कभी दिमाग खराब हो गए तो बंदूक उठाएंगे कि तुमने मेरा ये सत्यानाश किया है। मैं देखता हूँ सच में बच्चे नहीं सुन रहे हैं। नहीं धन्यवाद नहीं, हंसा जी, अपन बहुत बहुत धन्यवाद सभी आपके लोग प्रश्न के लिए। गुरविंदर जी अपना हाथ उठा चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुरविंदर जी, आप अपना प्रश्न पूछें चेतन जी से। नमस्कार जी। आपकी सर वार्ता बहुत आई ओपनर थी, पर सर कुछ मेरे दिमाग में कुछ पैराडॉक्स है, मैं वो आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ कि डोमेस्टिक यूजर्स जो होते हैं वो बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स हैं या इंडस्ट्री बड़ी एनर्जी कंज्यूमर है? तो हमारी जितनी वार्ता हुई है वो आई थिंक डोमेस्टिक यूजर को लेकर हुई है। और तो ये भी हमारा बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंडस्ट्री क्या है। यदि मेरे घर में टूथपेस्ट है, मैं उपयोग करता हूं, तो वो इंडस्ट्री से आता है, तो मैं तो इंडस्ट्री मेरे कारण है ना। यदि मेरे घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इंडस्ट्री से आती है, तो मैं उपयोग करता हूँ ना। तो अल्टीमेटली मैं हूं जो सब करता हूँ। यदि मैं नहीं रहूंगा, उपयोग नहीं करूंगा, तो इंडस्ट्री कहाँ रहेगी? तो मैं ही तो हूँ, मैं मेरे कारण, हम सब कंज्यूमर के कारण ही तो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है? यही तो पैराडॉक्स है, जो डिलेमा है वो यही है कि कौन किसको खा रहा है। सिस्टम जो है इसमें कौन किसको खा रहा है, कौन किसका भोजन है। कोई किसी को नहीं कर रहा है। इसमें मैं बता रहा हूँ ना, दो नियम हैं जो हम उल्लंघन करते हैं। और आप ये जो मैं नियम बताएं, इसको हर क्षेत्र में जीवन में लगा सकते हैं। आप बिजली हो, पानी हो, साबुन आप लेते हो, तेल लेते हो, सब में ये नियम लगा सकते हैं। क्या? पहला, कि सीमित है कि नहीं, हम जरूरत से ज्यादा उपयोग तो नहीं कर रहे। दूसरा, क्या लोकल है कि नहीं। और यदि मैं एक साबुन ऐसा खरीदता हूं जो मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर प्रोडक्शन होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक सामान्य गतिविधि जो हम करते हैं, ब्रश करना। जब हम ब्रश करते हैं सुबह, एक्चुअली 4 मिनट की एक्टिविटी, 5 मिनट की एक्टिविटी, परंतु मैं आपको हिसाब बताता हूं। एक ब्रश करने जैसी सिंपल गतिविधि से हम कितना पर्यावरण का नुकसान करते हैं। पहला, आपको ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट चाहिए। कोई तो टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको सुंदर से पैकेज में डालता है, उसके लिए एनर्जी लगती। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है सैकड़ों किलोमीटर, और आप दुकान पे, शोरूम पे या मॉल पे रखते हो, उसमें एनर्जी लगती। फिर आप उसको लेने जाते हो, उसमें एनर्जी लगती। तो ये टूथपेस्ट की जर्नी है, यही टूथब्रश की जर्नी होती है। कोई उसको प्रोडक्शन करता है, कोई उसको पैकेज करता है, कोई उसको ट्रांसपोर्ट करता है, कोई उसको स्टोर करता है, फिर आप लेके आते हो। ये तो टूथब्रश और पेस्ट हो गया, सिंपल हो गया। परंतु आपको वॉश बेसिन चाहिए। वॉश बेसिन सिरेमिक होता है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। जब आपने वॉश बेसिन खरीदा होगा कहीं से, उसको किसी ने बनाया होगा, वो बनाने में बहुत एनर्जी गई होगी। तो आपने वॉश बेसिन खरीदा, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। उसके कारण जो कार्बन एमिशन हो, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। ठीक इसी तरह से आपको कांच देखना, चेहरा देखना है सामने, तो कांच भी क्या है, क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज को मेल्ट करने के लिए फिर हाई एनर्जी चाहिए। तो आपने कांच खरीदा, मतलब आप उसके लिए जिम्मेदार हो। आपने पाइप के अरेंजमेंट किया, ठंडा पानी, गर्म पानी, है ना, शावर वाला पानी, इधर वाला पानी, उधर वाला पानी, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। आपने टंकी में पानी चढ़ाया,
उसके लिए मोटर चलाई, बिजली के कारण कोल जनरेशन हो, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। कुल मिला के एक सिंपल सी गतिविधि जिसमें कि ब्रश करना मात्र है, आप देखो कितने तरीके से एनर्जी के और इंडस्ट्री के जिम्मेदार हो। इंडस्ट्री आपके कारण चलती है। तो आप सोचो दिन भर में हम जो करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं, कितना खतरनाक उपयोग करते हैं हम संसाधनों का, कितना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं। वरना गांव में एक दातुन लगता है ना, ये न पेस्ट है, न ब्रश है, न कांच है, न वॉश बेसिन है, कुछ नहीं। बस आप देखो वही काम कितना सिंपल तरीके से हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारी आधुनिकता है कि मूर्खता है, ये तो मूर्खता लगती है कि हम इतना कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट किया है। तो इंडस्ट्री भी हम ही हैं, हमारे कारण ही कई लोग ये बात करके हल्का हो जाते हैं कि अच्छा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो 25% है, इंडस्ट्री 40% है, तो इंडस्ट्री ज्यादा करती है उसको ठीक करना चाहिए। नहीं भाई, इंडस्ट्री भी तुम्हारे कारण ही चलती है। तुम लेना बंद कर दो, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हम इंडिविजुअल, हम जो कंज्यूमर ही तो हैं अल्टीमेटली एवरीथिंग, एंड देयरफॉर एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अस ओनली। यस Sir, please don't mind. I'll have to be a little more honest about your reaction and what I am thinking. Huh? And if you feel offended somewhere, kindly excuse me. पहली बात तो मेरे को एक चीज समझ आई है कि आप जिस तरह की लिविंग प्रोपेगेट कर रहे हैं वो मिनिमलिस्टिक लिविंग वाली साइड है, जो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। पर जहां आप ये कहते हैं ना हम हैं तो इंडस्ट्री है, तो सर एक चीज बताइए, इस चेंज को लाने में कितने साल लगेंगे? मैं मतलब कितने लोग आपको लगता है, मतलब इसका कोई अपन ने कोई मॉडल क्रिएट किया है? या इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, कुछ लोग हैं, यशपाल जी खुद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट या सोशियोलॉजी से हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गया। तो इसको कितने साल लगेंगे इस चेंज को आने में? मान लो सपोज हर साल कोई 5-10% लोग टूथब्रश यूज करना बंद कर देते हैं, तो उसको फैक्ट्री को बंद होने में कितने साल लगेंगे सर? इंडस्ट्री को बंद होने में कितने साल लगेंगे? मतलब आप जो कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, बट लुकिंग एट द टोटल सिनेरियो, have you created any model wherein you think that after so many years the things will become to this ideal level? That is my humble request. No, I don't want to create any model. What I'm saying is this is what I see, that is what you see. आपको दिख रहा है कि पानी खराब है, आपको दिख रहा है कि पॉल्यूशन हो रहा है, आपको दिख रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप भी खुद अपना दिमाग लगा सकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि ये स्थिति है और ये तरीका है। Many people say कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, बहुत महंगा है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है मत करो, मरो। Isn't that clear? आप देखो ना पिछले 20 दिनों में क्या क्या हुआ। तो मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता। If you feel that your children deserves a better life, उनको ज्यादा शुद्ध हवा की जरूरत, यदि लगता है तो करो, नहीं लगता है तो ऑल द बेस्ट, जैसा चल रहा है वैसा चलो। बढ़िया। और दूसरा, अगर अपन सोलर एनर्जी को सपोज अडॉप्ट करना चाहें, तो आप ये भी प्रोपेगेट करते हैं कि पेबैक पीरियड की टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओके, ठीक है। यदि हम सोचेंगे तो कभी भी we will never be able to do it in time. मैंने आपको समय बता दिया। But then looking at the economic पुरी जी, हम जीवन में society, how many people do you think will be able to? जीवन में मनुष्य इतना बेईमान आदमी है, इससे बेईमान आदमी देखेगा। मैंने आपको 3 लक्षण तो बता ही दिए थे, मैं 2-3 और जोड़ देता हूँ। जब आदमी सोलर खरीदने जाता है तो पूछता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, परंतु जब वो आदमी फ्रिज खरीदने जाता है, कार खरीदने जाता है, डाइनिंग टेबल खरीदने जाता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? व्हाई डू वी डू दिस? व्हाई डू वी बाय एक्सपेंसिव कार? व्हाई डू वी बाय गुड लुकिंग कार? व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? जब आदमी सोलर की बात करता है तो बोलता है सर एफिशिएंसी कितनी है इसकी। इसके पहले जीवन में कभी एफिशिएंसी लोगों ने पूछी होती है? कभी नहीं। जब आदमी सोलर खरीदने आता है तो बोलता है कि सर इसका मेंटेनेंस क्या लगेगा। इसके पहले कभी मेंटेनेंस की बात करते हैं? कभी नहीं। रिसाइकलिंग, कंक्रीट, इतना कंक्रीट हम पैदा करते हैं, इतना कंक्रीट पैदा करते हैं, इसकी रिसाइकलिंग के बारे में सोचा? इतना इलेक्ट्रॉनिक सूट, इसका कभी रिसाइकलिंग सोचा? नहीं। जैसे ही सोलर की बात आती है लोग बोलते हैं सर रिसाइकलिंग का क्या होगा। तो ये बेईमानी है हमारे पार्ट पे, बिकॉज वी डू मेनी थिंग्स वेयर ROI इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। Why it is important when adopting to solar? क्यों इतना महत्व है?
ये हमारी बेईमानी, ये हमारे लीडर्स की बेईमानी। उन्होंने हमें इस तरह से ढाला है, हमारे विचारों को इस तरह से ढाला है, हमारे नेताओं ने, हमारी पॉलिसी मेकर्स, उनकी बेईमानी। अदरवाइज दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी वैलिड। यदि तुम्हें अस्तित्व, यदि मैं किसी को बोलूं जीवन में जीना है कि नहीं जीना है, इज दैट ए फेयर क्वेश्चन? जीना है तो भाई ये करना पड़ेगा, सिंपल है। उसके लिए तुम हिसाब लगाओ कि अरे यार मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो 2 साल जीऊंगा, इतना करूंगा तो 3 साल जीऊंगा, ऐसा नहीं करते ना। यदि अपने बच्चों को, यदि तुम्हें आइसक्रीम लाके देना तो इन्वेस्टमेंट नहीं गिनते। तुम्हारे बच्चों को आइसक्रीम के बिना जीवन चल जाएगा, बच्चों को घर के बिना जीवन चल जाएगा, पर 1 मिनट के लिए अपने बच्चे की नाक बंद करके देखना, फिर पता चलेगा उसका जीवन चल सकता है क्या। 3 दिन के लिए उसको पानी मत देना, फिर पता चलेगा कि उसका जीवन चल सकता है क्या। 6 महीने के लिए उसको खाना मत पैदा करना भारत देश में, फिर पता चलेगा जीवन चल सकता है क्या। तो जो अमूल्य चीजें जिसके बिना जीवन भी नहीं चल सकता, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, उसके लिए आप आरओए नहीं कर सकते। और यदि करेंगे तो मरेंगे, इसकी गारंटी है। और मैं गारंटी मत, मेरे से मेरी बात मत सुनो, अब देखो दुनिया में क्या हो रहा है। कल के सुबह का न्यूज़पेपर उठा के देखना कि क्या क्या आपदाएं हुई है। एंड ये सिर्फ 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्लोबल वार्मिंग हुई है। जब 1.5 या 2 डिग्री होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्रकृति की मार है वो सहन नहीं कर पाओगे। कोरोना सहन कर सकते हो, घर के अंदर बैठ जाओगे। प्रकृति की मार, पर्यावरण चेंज की मार सहन नहीं कर सकता। कनाडा जैसे शक्तिशाली और इतने बड़े देश में 800-900 लोग गर्मी से मरते हैं, सोच सकते हो आप। जर्मनी जैसे इतने उन्नत और इतने सिस्टमेटिक देश में 150 लोग बाढ़ से मरते हैं, आप सोच लो। जब प्रकृति की मार पड़ती है तो कोई नहीं बच सकता, और प्रकृति अपना बैलेंस खोती जा रही है। और यदि हमें फिर भी हिसाब किताब लगाना है तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप पॉइंट इज क्लियर। चेतन जी धन्यवाद। और हमारे इस समूह की ये अंतिम प्रश्न है आपसे। हमारे इस समूह की संस्थापक और बहुत ही सरल विचारों वाली डॉक्टर सुषमा रावत, जो इंदौर शहर की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो अब आपसे मुखातिब होंगी। और इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। वैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं आपसे समय चुराऊंगा, और वास्तव में आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको इस चीज के लिए। और मैं सभी सदन में बैठे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस समय चेतन जी अपनी एनर्जी स्वराज यात्रा बस में बैठ करके इस सारे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। किसी घर में नहीं है, मैंने उनकी बस देखी, उस बस में बैठ के मैंने नाश्ता किया है उनके साथ। तो इस समय भी वो अपनी बस में बैठे हुए हैं, संभवतः अकेले ही बस को ड्राइव करते हैं और अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न सुषमा जी लेकर के आ रही हैं और वो आपसे चर्चा करेंगे। सुषमा जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रश्न नहीं, ये चेतन जी की सोच के लिए मैं चेतन जी को बधाई देती हूँ, और हम सब लोगों का सौभाग्य है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 42 हमने एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं, इसकी प्रेरणा मुझे लोकमान्य तिलक से मिली थी। और उनका जो गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव का जो हुआ था सेशन वो करते थे स्वतंत्रता के लिए, वहां से मैंने चालू किया था। और आज तिलक जी का बर्थडे है, और बर्थडे की उनको हमने बेस्ट गिफ्ट दी है चेतन जी के लेक्चर के रूप में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। मैं इसके बाद में हमारे सदन के एक बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी हैं श्री रविंद्र पहलवान जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे अपना एक संक्षिप्त आशीर्वाद वचन हम सबको दें। आज सुबह मैं घूमने निकला तो एक सज्जन मेरे को रास्ते में मिल गए। मैं उनसे बात करूं, इसके पहले वो मेरे से बात करने लगे। तो मेरा नाम चेतन है, आपका शुभ नाम? मैंने कहा मेरा नाम रविंद्र पहलवान है। अच्छा। हम दो ऐसा बात करते हुए चल रहे थे। उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी पैंट की जेब फटी हुई है, उसमें से कॉइन्स गिर रहे हैं। जेब मेरी, कॉइन्स मेरे, और दर्द चेतन साहब हो रहा है, तो कुतर्क करना भाई। तो फिर तुम, आफ्टर ऑल मैं भी रविंद्र पहलवान हूं। मैंने कहा वो छोटे कॉइन गिर रहे हैं, बड़े कॉइन नहीं गिर रहे हैं, 10 रुपए का नहीं गिरेगा। देखिए आप, मैं चेतन साहब को साधुवाद देता हूं एक बहुत अच्छे टाक के लिए, और बहुत सीधी सी बात जो उन्होंने बोली।
हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम ये मान लें कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी पैंट की जेब जो है वो फटी हुई है, ये हम मान लें, तब हम आगे काम कर सकते हैं। मैं चेतन जी को प्रणाम करता हूँ। रामनारायण सोनी, धन्यवाद पहलवान साहब। आपका एक आशीर्वचन हमें हमेशा सदन में आवश्यक होता है। आप हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो हमें आपके आशीर्वाद की हमेशा जरूरत होती है। मैं रामनारायण सोनी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे भी इस कार्यक्रम का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन हम सबके सामने रख दें। सोनी साहब। सबको नमस्कार, प्रणाम यथा योग्य। आदरणीय यशपाल साहब को मैं साधुवाद कहता हूँ, क्योंकि उनका संचालन बड़ा सटीक होता है। ऐसा लगता है कि फ्लो पूरी सभा का मौजूद रहता है, और दूसरा है सबका ध्यान रखते हुए उनका प्रेजेंटेशन शानदार कर देते हैं, इसलिए उनको धन्यवाद। मैं एक दृष्टता करना चाहता हूँ कि चेतन सिंह जी को मैं चेतना सिंह कह दूं तो इसमें आपको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने चेतना को जगाया है। चेतना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चेतना आंतरिक व्यवहार है और आंतरिक शक्ति भी है। तो उन्होंने ये जो जगाया उसके लिए मैं इस नाम से ही उनको पुकारना चाहता हूँ। आदरणीय श्री रविंद्र पहलवान साहब ने जैसा कहा कि ये छोटे छोटे कॉइन्स जो गिर रहे हैं, असल में छोटे कॉइन भी तो कॉइन ही है। वो उन्होंने बड़ा सजगता से इस बात को कही है, बहुत अच्छी बात है। आज गोविंद काकानी साहब ने शायद कुछ अपने पास रख लिया है, वो कुछ सवाल कर नहीं पाए। अदरवाइज उनका भी प्रेजेंटेशन अपना स्वयं का भी बड़ा जोरदार होता है। पूरा सदन जो है बड़े ध्यान से सुन रहा है इस बात को। जैसा आपने कहा सोलंकी साहब, आप, मेरे को लगता है आप इंजीनियर हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, तो आईआईटी अपने आप में जो है हर सब्जेक्ट को बड़े बारीकी से लाती है और बहुत मान्यूट स्टडीज होती है। एएमजी ओएमजी का बड़ा जोरदार आपने कॉम्बिनेशन बताया कि ओ माय गॉड कहने के बजाय एएमजी पर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात बड़ी जोरदार ये है कि इस मुहिम को कोई भी सरकार इसे चला नहीं सकती, क्योंकि सरकार केवल व्यवस्था में रहती है, डिसिप्लिन, वो कानून मेंटेन करती है, कानून बनाती है, कानून की व्यवस्था बनाए रखती है। पर ये व्यवस्था आंतरिक और बाह्य होने के कारण आदमी की व्यवस्था है, इसलिए इसमें आम आदमी अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो आपकी ये जो यात्रा है, इस यात्रा का लाभ लोगों को मिल नहीं सकता। चूंकि आपने ऊर्जा स्वराज यात्रा इसका नाम रखा है, इसलिए स्वराज का मतलब ये है कि स्वनियंत्रण आप में चाहिए। स्वराज का ये मतलब है, राज तो हर कोई कर सकता है, लेकिन स्वराज आप लाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे आपके संदेश हैं। एक आपकी इंट्रोडक्शन में एक बड़ा अच्छा मुझे पढ़ने को मिला, वो है सोलर गांधी आपको कहा है, सोलर गांधी। तो मतलब सूर्य की ऊर्जा से जो जो भी चीजें अच्छी हो सकती हैं वो आप इसमें लाए, और ये आप नाम जिसने भी उपाधि प्रदान की, मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि वो बिल्कुल अनुरूप आपको वो दिया है। एक बात मैं अपनी पर्सनल इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2006 से 2012 तक एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी ऑडिट का काम खूब किया है, और अब चूंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको आपने मुझे लगता है इसकी समाप्ति की बात कही है, पर हमारा जीवन पूरा उसमें खपा है रहा है। पर मेरा पर्टिकुलरली ये हमेशा प्रयत्न रहा है कि उसको एनर्जी को ऑडिट करें, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्या है, मिनिमम ही रिक्वायरमेंट को मिनिमम इक्विपमेंट से ही पूरा करें, और उन इक्विपमेंट्स में
ऐसी व्यवस्था रहे कि वो भी मिनिमम एनर्जी ले। मैं आपको सिंपल एक उदाहरण बताता हूँ कि मैंने एनर्जी ऑडिट किया कि ये जो ग्रिड सबस्टेशंस हैं, इन सबस्टेशन में लाखों यूनिट पर मंथ निकलते हैं। अगर 0.5% भी एनर्जी सेविंग कर लेता हूँ तो हजारों यूनिट में अपनी विदाउट एफर्ट, जिसमें मैं कुछ ना करूं, केवल सफाई कर लूं, तो मैंने केवल ट्रांसफार्मर से जहाँ स्विचेस लगे हैं, स्विच गियर्स लगे हैं, जहाँ जॉइंट्स हैं, उनको साफ कराए तो पता चला 7 ग्रिड में मैंने 11,000 यूनिट, एक्चुअली कैलकुलेटेड, वहाँ तो मीटर्ड है, 11,000 यूनिट का पर मंथ का मैंने सेविंग चालू करवाया। चालू मतलब वो हमेशा ही ऐसा बना रहेगा। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो सबस्टेशंस हैं उनमें वो गया है। तो हर व्यक्ति अपने लेवल पे सोचे कि मैं इस प्रकृति से जो लेता हूँ उसको रिटर्न क्या करूँ। जैसा आपने अपने संदेशों में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने आप से हमारी ऊर्जा को, हमारी चेतना को जागृत करने के लिए चेतना सिंह जी को मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, इस ग्रुप की ओर से और सभी सदस्यों की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद सोनी साहब। और पुरी साहब, अब आपका नंबर आने वाला है आभार देने के लिए, लेकिन आपके आने के पहले मैं 2 बातें और थोड़ी सी मेरे दिमाग में आई। अभी आपने चेतन जी से एक प्रश्न किया था। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र थोड़ा सा मेरे विषय रहे हैं, खासतौर से समाजशास्त्र पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। और आपने एक प्रश्न भी पूछा था कि ये सब कैसे होगा। बहुत सारे मॉडल्स इस हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जहां पर कुछ चीजें हमें असंभव लगती थी कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो चीजें हुई। हर समाज के अपने एक अंतर प्रवाह होते हैं और वो अंतर प्रवाह काम करते हैं। वो हो सकता है कि उसमें थोड़ी देर सवेर हो सकती है। जन जागृति, जन आंदोलन में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं और समाज सुधारकों और नेताओं का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि चेतन जी एक मिशन पर निकले, कहीं ना कहीं आज इन्होंने हमारे 30, 40, 50 जितने भी लोग हम लोगों ने हम चेतन जी को सुना है, हमारे अंतर मन को इन्होंने हिलाया है, कहीं एक चेतना पैदा की है और इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया है हमें। तो ये एक समाज का अंतर प्रवाह है और धीरे धीरे इसमें कहीं चेतना आती है और वो परिवर्तन हम सबको देखने को मिलता है। दूसरी बात, मैं एक अंतिम बात और कहना चाहता हूँ जो शायद इस पूरे प्रसंग में छूट रही है कि चेतन जी की एक एनर्जी स्वराज वेबसाइट भी है, जिस पर एक व्यक्ति अपने घर पर किस तरह से अपनी सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकता है। उसकी पिछले लॉकडाउन में चेतन जी ने करीब 15 छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स बनाई थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है वो। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेतन जी वो सारी व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो जाती हैं वीडियो। यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे हमारा सोलर न्यूज एंड नॉलेज चैनल है, वहाँ पर अपने घर में सोलर सिस्टम कैसे डिजाइन करना चाहिए, उसमें सारी 15 वीडियो हैं और हिंदी में और इंग्लिश में जैसे आपने कहा वो उपलब्ध है। हमारा एक दूसरा प्रोग्राम चालू किया है एनर्जी एंड क्लाइमेट कीप अप का, कि हम सब लोग एनर्जी और क्लाइमेट से अप टू डेट रहें, और उसके लिए भी करीब 13 वीडियो हैं जो अवेलेबल हैं और वो भी लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। बहुत बड़ा, एक बहुत महान कार्य और एक बहुत बड़ा मिशन आप लेके निकले। ईश्वर आपको अपने कार्य में सफलता दे। पुरी साहब, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप धन्यवाद प्रस्ताव पर आए और 2 शब्द कहें। आप। नमस्कार जी सबको, एक बार पुनः रविंद्र पहलवान जी को मेरा चरण वंदन। चेतन जी, वाकई में आपसे जितनी बातचीत हुई है उसने बहुत सारे चक्षु खोले हैं हमारे लोगों के। ये मुश्किल है पर असंभव नहीं है, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं। और अगर हमें सर्वाइवल करना है, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी जगह छोड़ के जानी है, तो सोचना पड़ेगा। ये काफ़ी गांधीयन थॉट है और इसको अपनाना होगा। काफ़ी देसी चीज़ है, हमारे को अपने देश की तरफ लाएगी स्वराज। मैं आपका धन्यवाद करूं और इसके साथ एक आपको मैं 2-3 शेर सुनाना चाहता हूं जो मुझे याद आ गए आपकी बातचीत से। उसमें एक उर्दू में एक मुश्किल लफ्ज़ है तूर। तूर का मतलब होता है बहुत ऊंचा, जिसकी हाइट बहुत ऊंची होती है। ठीक है, तो 3 शेर में सुनाऊंगा और तीनों शेर में
पहले शेर में जो आपने पर्दा हटाया है हमारे अज्ञान पर से, उसकी बात करूंगा। दूसरे शेर में वर्तमान स्थिति क्या है, और तीसरे में हमें चाहिए क्या, व्हाट इज आइडियल, उसकी बात करूंगा। तो मतलब यूं है कि चरागे तूर जलाओ बहुत अंधेरा है, चरागे तूर जलाओ बहुत अंधेरा है, जरा नकाब हटाओ बहुत अंधेरा है। बहुत बढ़िया। अपने हमारे जहन पे से नकाब उठाइए तो अंधेरा दूर होगा थोड़ा सा। चरागे तूर जलाओ बहुत अंधेरा है, जरा नकाब हटाओ बहुत अंधेरा है, और अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी फरेब न खाओ बहुत अंधेरा है, अभी फरेब न खाओ बहुत अंधेरा है। बहुत सही। और एक और लफ्ज है थोड़ा मुश्किल, कई लोगों को मालूम होगा, खुर्शीद, सूरज को बोलते हैं खुर्शीद। अभी फरेब न खाओ बहुत अंधेरा है, वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हीं को पास बुलाओ बहुत अंधेरा है। बहुत बढ़िया। हमने एक जिनकी आस्तीनों में खुर्शीद हैं उनको आज अपने पास बुलाया है, और हमारा अंधेरा दूर हुआ है काफ़ी। और मैं आशा करता हूं कि ये अंधेरा धीरे धीरे जो है गायब हो जाएगा, और हमारा सबका और हमारा आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम एक बहुत रोशन दुनिया छोड़ के जाएंगे जिसमें अंधेरा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत हमारे ग्रुप की तरफ से धन्यवाद देने के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं सर। नमस्कार जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।